हेलो स्टूडेंट्स, ये गणित कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 मॉडल पेपर करा चुके हैं और जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर गणित इंटरमीडिएट प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के 3 मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो आज हम इस मॉडल पेपर में 1 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, जिसमें कि आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं प्रश्न पत्र में। सभी खंड हल कीजिए और इसमें आपको पांचों ही खंड जो हैं हल करने होते हैं। तो इसका पहला खंड है क। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1 और L2 इस प्रकार हैं कि L1 L2 पर लंब है। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। तो L में यहां में है, यह संबंध R आपको बताना है स्वतुल्य होगा या संक्रामक होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ये आपको तीनों ही चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रिलेशन दिया है, ये दिया है R बराबर L1, L2 सच दैट L1 जो है L2 पे यहाँ लंब है। यदि L1, L2 इस रिलेशन में कोई क्रमित युग्म है तो वहां L1 जो है L2 पर लंब होगी। तो हम जानते हैं कि यदि किसी संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करना है तो उसके लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू जो भी यहाँ L दिया है या जो भी सेट दिया हो उसके लिए, यानी L में जितनी भी रेखाएं हैं उन सब के लिए यहाँ A, R से बिलोंग करना चाहिए। यानी इसका अर्थ ये है, यानी कि यदि L1, L1 है तो ये बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और यदि ये बिलोंग्स टू R है तो इसका अर्थ ये है कि इस शर्त को ये संतुष्ट करेगा, यानी L1 लंब होगी यहाँ L1 पर। हम जानते हैं कि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी ये वाली शर्त इस पर लागू नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये जो संबंध है स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम सममित देखते हैं। सममित चेक करने के लिए सममित होगा यदि यह संबंध, तो A, B यदि R में बिलोंग करता है तो इसके लिए B, A को भी R में बिलोंग करना चाहिए। यानी यदि मैं ये कहूं कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है तो यहां हो गया कि L1 लंब है L2 पर और B, A यानी फिर L2, यदि L1 R में होगा तो इसके लिए फिर L2 को लंब होना पड़ेगा L1 पर। तो ये पॉसिबल है और ये हमेशा होता है कि यदि L1 L2 पर लंब है तो फिर L2 L1 पर लंब होगा ही। यानी ये जो दिया गया संबंध है ये सममित है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम संक्रामक को चेक करते हैं। तो दिया गया फलन यदि संक्रामक होगा तो A, B बिलोंग्स टू R हो एंड B, C बिलोंग्स टू भी R हो, तो संक्रामक के लिए फिर A, C को बिलोंग्स टू R होना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ L1, L2 बिलोंग्स टू R है एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R है,
और यदि हम इन दोनों से ये सिद्ध कर दें कि L1, L3 बिलोंग्स टू R है, तो ये संबंध जो है स्वतुल्य संक्रामक हो जाएगा। तो यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका अर्थ हुआ कि L1 जो है L2 पर लंब है, एंड L2 और L3 यदि R में बिलोंग करते हैं तो L2 जो है यहाँ L3 पर लंब होगा। और हम जानते हैं कि यदि एक रेखा L2 पर लंब है और L2 जो है यहाँ L3 पर लंब है, L1 तो यहाँ इस मान लीजिए ये L1 है और ये इस L2 पर लंब है, और L2 जो है L3 पे लंब है, तो फिर L3 जो है इस तरह से होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ L1 और L3 जो है ये दोनों तो समांतर हो जाएंगी, जबकि हमें सिद्ध करना है कि L1 यहाँ L3 पर लंब होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है संबंध संक्रामक भी नहीं होगा। तो ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही ये संक्रामक है, केवल ये सममित है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ दिया गया है विकल्प नंबर 2, सममित तो होगा किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं होगा। तो इसका विकल्प जो है 2 सही होगा। अगला प्रश्न है ख, यदि आव्यूह A और B की कोटि क्रमशः M क्रॉस N और N क्रॉस P हैं, तो AB की कोटि होगी। तो यदि मान लीजिए ये कोई आव्यूह A है और इसकी जो कोटि है M क्रॉस N है, और B जो है इसकी कोटि N क्रॉस P है, तो हम जानते हैं कोटि हमेशा रो क्रॉस कॉलम होता है, और यहाँ पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या होती है। जब हम AB ज्ञात करते हैं तो यहाँ पहले वाले की जितनी रो होती हैं उतनी ही रो बनती हैं, और दूसरे के जितने कॉलम होते हैं उतने ही कॉलम बनते हैं। यानी ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट यहाँ कोटि में आती है हमेशा। तो यहाँ ये M होगा और ये जो है P होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB के मल्टीप्लाई करने पर जो कोटि बनेगी वो M क्रॉस P बनेगी, और इसका जो है विकल्प यहाँ M क्रॉस P होना चाहिए, और यही जो है विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ग, माना x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर हैं, तब fx बराबर यहाँ ब्रैकेट x है या ग्रेटेस्ट इंटीजर x है द्वारा परिभाषित फलन f रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो वह कैसा होगा। तो आइए हम यहाँ 2 सेट मान लेते हैं रियल नंबर के। ये है पहला सेट और ये है यहाँ दूसरा सेट, और हमें ये संबंध दिया है इनके बीच में, ये संबंध दिया है fx बराबर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो मैं यहाँ रियल नंबर में मान लीजिए कि 2.5 लेता हूं, तो 2.5 लेने पर ये 2.5 होगा, और ये क्या करेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी ये इससे x से कम या उसके बराबर जो भी इंटीजर होगा, तो इससे कम इंटीजर 2 है तो इसका मान 2 हो जाएगा। यानी ये 2.5 का जो संबंध है यहाँ 2 से होगा। यदि मैं इसके स्थान पर 2.3 लेता तब भी मुझे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 यहाँ पर मुझे 2 ही प्राप्त होता, क्योंकि मैं इससे जो है यहाँ पर यानी कम यानी सबसे छोटा जो है पूर्णांक लेना है मुझे, तो वो भी जो है क्या होगा 2.3 से छोटा पूर्णांक भी मुझे यहाँ 2 लेना पड़ेगा। यदि मैं फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकालूं
तो ये 2 के बराबर होगा या उससे कम वाला पूर्णांक लेना है, तो यहाँ 2 के बराबर पूर्णांक 2 ही हो जाएगा, तो इसके लिए भी 2 ही होगा और ये वाला भी यहाँ 2 ही होगा, ये इसको रहने देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बहुत से एलिमेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, एक से ही संबंध रख रहे हैं, तो ये जो है फलन एक एक ही नहीं है, बहुएकी फलन है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे रियल नंबर ऐसे होंगे जो पूर्णांक नहीं होंगे, जैसे यहाँ 2.5 होगा, 1.5 होगा और यहाँ हमेशा पूर्णांक से ही रिलेशन बनेगा। तो इस सेट में यदि कोई भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है जो यहाँ इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होती है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि वह जो फलन है वो आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि यदि कोई फलन आच्छादक होता है तो यहाँ कोडोमेन में दिए गए सभी एलिमेंटों की जो है प्री इमेज यहाँ डोमेन में हमको मिलती है, तो हम कहेंगे ना तो ये एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। यानी विकल्प नंबर 4 जो है ना तो आच्छादक और ना ही यहाँ एक ही होना चाहिए, ये विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है घ और यह इसका चौथा भाग है। अवकल समीकरण 9 ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी अवकल समीकरण की घात उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होता है उसी की पावर होती है। तो यहाँ एक बार किया गया है डेरिवेटिव और यहाँ भी एक बार है और यहाँ हाईएस्ट 2 बार किया गया है और इसके ऊपर जो भी घात होती है वही घात जो है अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो विकल्प 3 जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ये इसी का 5वां भाग है। आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप का मान होगा। तो हम जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। यहाँ एक 1 से -1 से 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा -1। विकल्प 2 जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सभी खंड हल कीजिए। इस प्रश्न में भी आपको 5 खंड मिलेंगे और सभी खंड जो है आपको हल करने होंगे। प्रत्येक खंड के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। तो इसका पहला खंड देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x जो है बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 1/x के। यानी यदि मैं इसको साइन लिखना चाहूं तो ये 1/2 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 जो है वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री या साइन π/6 की। हम जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन में साइन की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से और जो है π/2 तक होती है, तो यह उसी के बीच में होती है, इसलिए यह इसका मुख्य मान हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसका मुख्य मान जो है π/6 होगा। अगला प्रश्न यानी अगला भाग है ये प्रश्न संख्या 2 का, साइन कॉस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दिया है y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो हम यदि डिफरेंशिएशन करें इसका x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा, यदि इसको x समझ लिया जाए तो साइन x का होता है कॉस x, परंतु ये x नहीं है तो इसका दोबारा से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो आगे होगा ये कॉस एक्स स्क्वायर और डी यहाँ कॉस एक्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिलेगा हमको माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ ये भी x नहीं है
तो इसका फिर से मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो इस माइनस को यदि आगे लिखा जाए तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, यह इसका जो है आंसर होगा। अगला भाग है प्रश्न 2 का 3, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप की दिक् को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी सदिश के यदि दिक् अनुपात a b c दिए हों तो उस सदिश की जो दिक् कोज्याएं होती हैं, यहाँ L बराबर फॉर्मूला होता है a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और m बराबर हो जाता है b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और तीसरी दिक् को n बराबर हो जाता है c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमें यहाँ इसके दिक् अनुपात दिए गए हैं, a यहाँ दिया गया है 1, b दिया गया है 1 और c यहाँ दिया गया है -2। तो हम यहाँ पहले अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होगी 1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 और 1 2 और -2 का स्क्वायर 4 √6। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं a अपॉन, यानी a की वैल्यू यहाँ 1 है और ये वैल्यू √6 है, ये b अपॉन है तो ये भी b यहाँ 1 है अपॉन √6, और तीसरी दिक् को जब -2 अपॉन √6 होगी। तो यही तीनों दिक् को ज्यां होंगी। भाग 4 है इसका ये, यदि 2x प्लस y बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया है और y बराबर भी एक आव्यूह दिया गया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ 2x प्लस y के स्थान पर यदि आव्यूह की वैल्यू लगा दें 3 1 2 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 -3 0 और 2। सॉल्व करने पर ये हमें 2x बराबर मिलेगा 1 -3 0 और 2, और इधर माइनस के 3 1 2 4। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ 1 से हम जब 3 को माइनस करेंगे तो -2 और 0 से 2 को माइनस करेंगे तो -2, -3 से जब 1 को माइनस करेंगे तो -4 और 2 से 4 को माइनस करेंगे तो -2। तो x बराबर हो जाएगा इधर ये 1/2 -2 -4 -2, और x बराबर मिलेगा जब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये -1 ये -1 ये -2 और ये -1, यही x की वैल्यू होगी। ये 5वां भाग है प्रश्न संख्या 2 का, व्यंजक i.i प्लस j.j प्लस 2k.k का मान ज्ञात कीजिए। तो i.i बराबर 1 होता है, j.j बराबर भी 1 होता है और ये k.k बराबर भी 1 होता है। 1 और 1 2 प्लस 2 प्लस 4, यही इसका करेक्ट आंसर होगा।